अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? आ रही है? जी सर जी, कल जहाँ तक बड़ा पढ़ा है। नहीं बेटा, तलाल इसी है जो आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा ख्याल में इस तरह इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर आप किसी क्वेश्चन में पूछेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, क्योंकि ग्रॉस का मतलब नॉर्मली तो यही होता है कि टोटल अमाउंट, लेकिन समटाइम्स सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो जिस सवाल में ये इशू आया, अगर वो पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ। ये मीटिंग प्लीज, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो। जी मिस्टर तलाल, ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा वाइंड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सबका कंप्लीट हो गया था कल। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? नहीं, क्योंकि कैश सेल नेट हुई हुई है ना। कैश सेल अगर नेट हुई हुई है तो डिस्काउंट देने की वजह से प्रॉफिट परसेंटेज तो वो नहीं रही। तो अगर आप 30% में बेच रहे थे, डिस्काउंट दे दिए, तो देयरफॉर अब आपको ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करके, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके डिस्काउंट देनी पड़ेगी। डिस्काउंट की वर्किंग करनी। ठीक है तलाल, वो तो डिस्काउंट देने की वजह से अब नेट हुई हुई ना अमाउंट। तो मार्जिन मार्कअप जो भी है, प्रॉफिट तो था, वो तो आप टोटल सेल पे कमा रहे थे ना। जी, प्रॉफिट क्योंकि पूरी अमाउंट पे था ना। वो तो सही करवा देंगे अगर इस तरह का कोई इशू है। जी, कल से रिलेटेड आप कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? कोई क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ओके सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज्वाइनिंग में? जरा दूसरे ग्रुप में भी देखिएगा। दूसरा ग्रुप खुला देखिएगा। चलो बेटा, जरा नेक्स्ट पेज पे एक मिनट आइए। इंट्रो। कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं। देन माय डियर, नेक्स्ट इसके अगला जो पेज है, पेज सुना। ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इस पेज के स्टार्ट पे, देयर आर टू टाइप्स, यहां से यहां तक, इसको पढ़ने से पहले जरा एक क्वेश्चन का डेटा जरा देखिएगा। फिर मैं उस क्वेश्चन की बेस पे डिस्कस करता हूँ कि ऊपर जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। बेल एक पर्सन का नाम रखा हुआ है इस सवाल में। इज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मीन्स एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है। मेकिंग अप हिज अकाउंट्स टू 31st जुलाई ईच ईयर। 31st जुलाई तक अगर वो अपने अकाउंट्स बना रहा है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कोशिश करें जरा। और बेटा मोहम्मद मत जाने दे यार प्लीज। 1 जून क्या हो गया? फाइनल करें, फाइनल करें। और नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, किन चक्करों में पड़ गए हो? 1 अगस्त काउंटिंग ईयर्स, इसका मतलब 1 अगस्त पे स्टार्ट होते होंगे। प्लीज मिस्टर शुएब, मिस्टर मोहम्मद समथिंग, नाम आपका पूरा नहीं आ रहा, ठीक है जी शुएब साहब। 1 अगस्त, देयरफॉर 31st जुलाई पे क्लियर होना है, ठीक है शुएब? ठीक है जी, आगे चलें। एट 31st जुलाई ईयर 6,
अब 31 जुलाई ईयर 6 अगर है एट 31 जुलाई ईयर 6, छठा साल अगर यहाँ एंड हो रहा है, 6th ईयर एंड अगर हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अगस्त ईयर 5 पे। अब उसने ईयर्स के नाम बताने के बजाय, नंबर बताने के बजाय, कौन सा साल 2020, 2021, 2019 वगैरह, उसने ईयर 5, 6 के एंगल से बताना शुरू कर दिया। तो एट 31 जुलाई ईयर 6 द बैलेंस on the allowance for doubtful debts was 1420000। तो ये 6 का क्लोजिंग बता रहा है, प्लीज गौर से देखें। 31 जुलाई ईयर 6 पे अलाउंस का बैलेंस बता रहा है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, अगला फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अगस्त ईयर 6 वाले दिन, और फिर एंड कब हुआ होगा? 31 जुलाई ईयर 7। Bell suffered a number of bad debts amounting to rupees 7,23,000, underline the words, which he wrote off to the bad debt account, जो उसने wrote off, past tense, write off नहीं, which he wrote off, उसने कर दिए थे, बैड डेट अकाउंट में राइट ऑफ कर दिए थे। क्या बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है? यस नो में आंसर चाहिए। क्या बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है? हम अभी तक वर्ड कौन सा पढ़ते थे? टू बी रिटन ऑफ, रोट ऑफ। तो बेल ओनर का नाम है, सफर्ड अ नंबर ऑफ बैड डेट्स, अगले साल। अब परसेंटेज पूरा पढ़ें। 31 जुलाई 2007 वाले साल में, 31 जुलाई ये 7 वाले साल में बेल को बहुत से बैड डेट्स सफर करने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े, अमाउंटिंग 7,23,000 के, जो उसने रोट ऑफ कर दिए। ठीक है सर? जी डियर, आगे पढ़े। एट 31 जुलाई ईयर 7, फिर एक दोबारा उसी की बात आ गई। Bell listed out all his receivable balances, which totaled 32456 000। सब कुछ पढ़ के मुझे ये बताएं, क्या ये एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है ईयर 7 का? क्या ये एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है? एडजस्टेड क्यों है? बैड डेट्स भी राइट ऑफ हो चुके हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस है 31 जुलाई 7 का, जिसका टोटल 324656000 है। आफ्टर रिव्यूइंग द लिस्ट, उसने एक लिस्ट बनाई थी। After reviewing the list, Bell decided that 3 balances, namely, नई चीज एक आ रही, ली बी ई, ये पार्टीज के नाम है, पर्सन्स के नाम है, कुछ चाइनीज पर्सन है शायद। जब उसने लिस्ट बना ली तो बेल ने ये डिसाइड किया कि 3 बैलेंसेस, ली का 2,30,000, बी का 5,62,000 और ही का 56,000 were all doubtful and had to be allowed, और इनको एज अ डाउटफुल डेट अलाउ करना है, अलाउंस बनाना है। टू बी अलाउड, बनाना है, बना लिया है, बनाना है। In addition, he considered that 2% of all the remaining, एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, ली का बैलेंस कितना है? 230,000, बी का 562,000 प्लस करें, और ही का 56,000। टोटल आपके पास आएगा, आपने किया है प्लीज 8,48,000।
टोटल रिसीवेबल था 3,24,56,000 32 मिलियन समथिंग। तो क्या लीबी जी के अलावा भी कस्टमर्स हैं? यस। तो इन एडिशन, लास्ट लाइन, he considered that 2% of all the remaining receivables were bad, were doubtful, sorry, and had to be provided for। और उनके अगेंस्ट आपने प्रोविजन मींस अलाउंस अभी बनाना है। मेरी ट्रांसलेशन सबको समझ आई है? जी माय डियर, मेरी ट्रांसलेशन सबको समझ आई? कुछ सेंटेंस जो मैंने पढ़े हैं आपको कोई अंडरस्टैंड हुए हैं सेंटेंसेस? देन माय डियर, हैड टू बी अलाउड का मतलब अलाउ करना, इसको अलाउ करना है। अलाउड फॉर, इसको अलाउ करना है। एज बैड डेट्स, इसके अगेंस्ट एस्टिमेटेड बैड डेट्स अभी बनाने हैं। हैड टू बी करने हैं, करने थे। फॉर ऑल डाउटफुल डेट्स, और करने थे। और हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, करना है। हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, वर डाउटफुल एंड हैड टू बी प्रोवाइडेड फॉर। इसका बड़ा मतलब ये हुआ कि आज एक नई चीज ये है कि 3 पर्सन ऐसे हैं लीबीई के नाम से जिन पे स्पेसिफिक डाउट है, और बाकी जो हैं उनमें से किस पे कितना कितना डाउट है ये तो नहीं पता, लेकिन जर्नली डाउट है। तो यहां से बड़ा दो चीजें बन जाएंगी। अब पेज के स्टार्ट पे आएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं सर। अलाउंसेस दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक अलाउंस एंड जनरल अलाउंस। मतलब इसका, अगर आपको पर्सन स्पेसिफाइड है, आपको देख के लग रहा है, सिचुएशन देख के लग रहा है कि ये फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर जॉन, मिस्टर अली वगैरह वगैरह, ये स्पेसिफिक बंदा शायद पैसे ना दे। तो अगर आपको स्पेसिफिक पर्सन पे शक है और आप उसके बैलेंस पे अलाउंस बनाएं, आपको लग रहा है इस बंदे ने पैसे नहीं देने, ये लग रहा है कि बंदा पैसे दिए बगैर भाग जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन स्पेसिफाइड है, कुछ देख के लग रहा है ये बंदा अपने जैसा निकल आना है, इस पे खतरा है, लग रहा है इसने हमारे जैसी हरकतें करनी है, और हमारे जैसी अनफॉर्चुनेटली हरकतें क्या हैं कि इसने टाइम पे पैसे नहीं देने, इसने पैसे बगैर दिए इधर उधर हो जाना है, अगर तो कोई लग रहा है कि अपने जैसा है, मेरे जैसा, सॉरी मेरे जैसा, अगर तो कोई लग रहा है कि मेरे जैसा है, तो फिर उस पे जो अलाउंस आप बनाएंगे, मेरे पे जो अलाउंस बनाएंगे, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस। लेकिन अगर मेरे जैसा अपेरेंटली तो नहीं लग रहा, लेकिन खतरा इसने निकल मेरे जैसे आना है, अपेरेंटली पता तो नहीं कौन कौन है, लेकिन उम्मीद ये कोई ना कोई निकल आना, तो अगर पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन डाउट है कि कोई निकल सकता है, पर्सन अगर पता है और उस पे डाउट है, तो आप जो उस पे अलाउंस बनाएंगे वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस। और अगर पर्सन तो नहीं पता लेकिन खतरा के शायद ना मिल सके, पता नहीं अब वो कौन कौन होंगे जो नहीं देंगे, ये तो नहीं कंफर्म, ये तो नहीं मतलब खास तौर पे महसूस हो रहा, लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ बैड हो ही जाना है, लेकिन कौन कौन बैड होंगे अगर ये क्लियर नहीं है, और उन पे आप अलाउंस बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज जर्नल अलाउंस। तो इट मींस पर्सन स्पेसिफिक अगर है, कस्टमर स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक अलाउंस। नहीं बेटा निशान, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप बिजनेस कर चुके हैं, आप सेल कर चुके हैं, अगर पहले ही आपको एक बंदा मेरे जैसा महसूस हो, आप कभी बिजनेस ना करते। लेकिन लेट्स अज्यूम वो पर्सन पहले आप जैसा था निशान, जो सवाल ही पता नहीं होता पैसे दिए बगैर इधर उधर हो, लेकिन लगता है बाद में उसकी कंपनी चेंज हुई, वो मेरे जैसा हो गया, और देन अगर डाउट हुआ तो उसकी बात हो रही है। यकीनन जब आप चीजें बेच रहे होंगे, पहले आपने पूरी तसल्ली की होगी कि ये बंदा मेरे जैसा ही है या नहीं, और अगर आप मेरे जैसा मतलब आप जैसा है या नहीं, तो अगर बंदा आपको अपने जैसा लगा होगा तो आपने बिजनेस किया होगा।
लेकिन अगर उसी वक्त पता हो ये बंदे ने पैसे नहीं देने तो आप कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे, तो उस वक्त की बात नहीं हो रही, उस वक्त की बात नहीं हो रही। अगर आपने सेल कर दी है और बाद में पर्सन ऐसा निकल आया है, स्पेसिफिक डाउट हो गया है, तो स्पेसिफिक अलाउंस बनेगा मिस्टर ईशान। और अगर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो खराब निकल ही आते हैं लोग, तो उन पे जो अलाउंस आप बनाएंगे और पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो फिर जर्नल अलाउंस बनेगा रिमेनिंग डेटर्स पे। ठीक है मिस्टर ईशान, आपको बात क्लियर है? बनना अलाउंस ही है सर जी, अलाउंस ही बनना है। अलाउंस के दो हिस्से हैं, स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस, जनरल अलाउंस। राशिद साहब डरिएगा नहीं, अलाउंस की बात हो रही है। मतलब मेरी इस बात का ये है, मेरी बात का मतलब ये है सर जी, डेटर्स का बैलेंस एडजस्टेड है, लेकिन डाउट है, एंट्री कोई नहीं रहती। नुमान तारिक ये ना जुल्म कीजिएगा मिस्टर नुमान, ये जुल्म नहीं हो सकेगा माय डियर। बैलेंस एडजस्टेड है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बैड डेट नहीं है, ये बैड डेट नहीं है, खतरा महसूस हो रहा है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। जी सर जी, अगर डाउट है, नाम नहीं पता, तो जनरल अलाउंस है। और अगर डाउट है और नेम पता है किस किस पे डाउट है, तो स्पेसिफिक अलाउंस है। और सर जी इसी पे डाउट है। एडजस्टेड का ये मतलब नहीं होता कि डाउट नहीं है। एडजस्टेड का मतलब होता है एंट्री कोई नहीं रहती। एंट्री कोई नहीं रहती का मतलब जो जिन पे शक, जिन पे कंफर्म था वो तो बैठ हो गए हैं, लेकिन बेटा जो सीडी होता है उन्हीं में कुछ डाउट होता है माय डियर, ये राशिद इस तरह ना कीजिएगा। सीडी का मतलब एंट्री नहीं होनी। अब एंट्री तो नहीं होनी, एंट्री नहीं होनी, एंट्री नहीं होनी, एंट्री नहीं होनी, लेकिन अलाउंस तो बनना है। क्या एडजस्टेड डेटर्स पे अलाउंस बनता है? अलाउंस तो हो सकता है, शक अगर है तो। देन माय डियर, बात नीचे ये हो रही है, गौर से सुनिएगा काइंडली। अगर तो पर्सन स्पेसिफाइड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल नीचे क्वेश्चन को मैंने इसलिए पढ़ा था कि जरा वहां से हेल्प हो जाए। हम जो अलाउंस बनाएंगे ली बी ई पे, ली बी ई पे के बैलेंसेस पे जो अलाउंस बनाएंगे, वो कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस। और ली बी ई के अलावा जो रिमेनिंग कस्टमर्स होंगे उन पे जो 2% हम अलाउंस बनाएंगे, वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस। प्रोसीजर सारा वही है। फिर हम जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस को प्लस कर लेंगे, और प्लस करके हमारे पास टोटल अलाउंस का सीडी आ जाएगा। उसे फिर बीडी से कंपेयर करेंगे, और फॉर द ईयर के जो बैड डेट्स हैं वो हमें निकल आएंगे। तो एंट्रीज का असल में इशू नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है। अगर कुछ जनरल अलाउंस भी हो, कुछ स्पेसिफिक अलाउंस भी हो, तो हम पहले जनरल अलाउंस बना लेंगे, वो फिर मैं प्रोसीजर भी डिस्कस करता हूँ। पहले स्पेसिफिक बना लेंगे, फिर जनरल बन जाएगा, टोटल हो जाएगा। एक चीज छोटी सी और जहन में रखनी है, अगर स्पेसिफिक अलाउंस की परसेंटेज ना बताई गई हो, अगर तो बताया कि स्पेसिफिकली ली के बैलेंस पे 50% डाउट है, 10% है, 30% है, 2% है, 5% है बी पे और ई पे, फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक अलाउंस की कोई परसेंटेज अवेलेबल ना हो, तो नीचे एक नोट पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हमारे पास परसेंटेज नहीं है, तो मजबूरन फिर हम अज्यूम करेंगे कि स्पेसिफिक कस्टमर्स के 100% बैलेंस पे ही अलाउंस बनना है। ठीक है सर जी हसन, अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो काइंडली मैंने यही बात की है। तो आप इस तरह करें, 1 मिनट जरा ये क्वेश्चन दोबारा रीड कर लें, मैं 1 मिनट आपके साथ दोबारा बात करता हूँ, जस्ट 1 मिनट मुझे। देन माय डियर, इसको अब हम जरा मतलब क्वेश्चन फॉर्म में जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैं वर्किंग आपके साथ शुरू करता हूँ, इसकी जरा रिक्वायरमेंट में आ जाए। उसने कहा जी लेजर अकाउंट शो करें, नंबर 1 रिफ्लेक्टिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, और फिर
रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहा है। एक वर्ड जरा आ गया दोबारा, इसको फिर अंडरस्टैंड कीजिएगा सही तरह मेरे साथ। तो कहता है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार पहले भी बात हुई थी, दोबारा सुनिएगा जरा, और इसको अगर नोट कर लें तो बेहतर है। एक बड़ा वर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसका मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका मतलब बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज। लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को इकट्ठा बोलना हो, तो देन फिर वर्ड यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम as well as स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इट मींस बैलेंस शीट में हम एज ऑन वर्किंग भी करेंगे, डेटर्स लेस अलाउंस भी लिखेंगे, और इनकम स्टेटमेंट में जो बैड डेट्स हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। देन उसने एक और काम किया है, शो द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के बारे में भी उसने नहीं बताया। तो लेजर अकाउंट्स अगर ना बताए हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन वैसे बताया तो होता है, लेकिन एक मिनट जरा लिख लीजिएगा कि अगर वो लेजर अकाउंट्स ना बताए तो फिर नॉर्मली अपने पास दो अकाउंट्स इस डिस्कशन में बनाने हैं। लिख लेंगे जरा, ये भी कहीं नोट करना। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट। डेटर्स अकाउंट तभी बनाइएगा जब वो रिक्वायर करे। एक काइंडली काम अगर आपसे रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन जरा पढ़ के बताएं, फुल कंसंट्रेशन सवाल पड़ेगा। उसने ईयर नहीं बताया किस ईयर की बात हो रही है। आप क्वेश्चन गौर से पढ़ के बताएं, हम किस साल ही की वर्किंग कर सकेंगे, ये बात आपको पता है, काइंडली सोच के बताइएगा। पढ़ के, सवाल देख के, सोच के। सब लोग अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का बताएं। नहीं बेटा तलाल प्लीज, 6 की हम वर्किंग नहीं कर सकेंगे मिस्टर तलाल। तलहा हम हर साल की वर्किंग नहीं कर सकेंगे। मिस्टर मोहम्मद हम 6 की वर्किंग नहीं कर सकेंगे। यकीनन 6 का हमें क्लोजिंग पता है, बस हमें ना डेटर्स का पता है। जी ठीक है, ये अरसलान ठीक कह रहे हैं। जी मुकी साहब, हम कलेक्टिव वर्किंग किस साल की करेंगे, मेरा सवाल ये था। जी हम 7 की वर्किंग कर सकेंगे। ये जो 6 वाला ईयर है ना, 6 का हमें क्लोजिंग अलाउंस पता है बस। 6 की इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बाकी सारा डाटा 7 का, 7 एंडेड का। तो वी कैन नॉट वर्क आउट द फिगर्स फॉर 2006 क्योंकि डेटर्स का भी नहीं पता। तो हमें सिर्फ 6 का क्लोजिंग एक पता है। ये ऑब्वियसली सर, अगर हमें कुछ नहीं वर्ड्स का पता तो 6 के एंगल से। तो इसमें दो लेजर्स हमने बनाने हैं। आए जरा उसकी वर्किंग शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें जरा। आ गया मुकीद सर। जी मैं डियर, लेजर्स का ना लिखा हो तो इन क्वेश्चंस में दो लेजर्स सेम रखना है, बैड डेट्स अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट। किस साल के एंगल से वर्किंग करेंगे कहीं स्पेसिफाई करना है। 1 अगस्त ईयर 6 से 31 जुलाई ईयर 7 तक। जो नई चीजें वो मैं करवाऊंगा, लेकिन पुरानी चीजें कुछ आपने हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी पड़नी है। जी डियर, बैड डेट्स मेरा ख्याल मैं बहस ना आपसे किया करूं, इसका तो कोई ब्रॉड डाउन नहीं होता फॉर द ईयर अकाउंट है। अलाउंस का ब्रॉड डाउन होने कहीं है। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप प्लीज। अलाउंस का ब्रॉड डाउन, ये जो 6 का क्लोजिंग दिया हुआ है, 6 का क्लोजिंग 1420, पूरी फिगर लिखा। देन एक बात बहुत कंसंट्रेशन से अगली सुननी है, ये जो 7 है 2007 एंडेड में एक 7,23,000 है,
पढ़ के बताएं, सोच के बताएं, पढ़ के सोच के बताएं, बैड डेट के लेजर में लिखूं? बस यही बेटा मुझे खतरा था, बस ठीक है रुक जाए, बस ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे यही खतरा था, यही खतरा था, यही खतरा था, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बेटा आसान एक्चुअल बैड डेट्स तो है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल क्या किया, मेरे जवाब क्या है? इसको एक सेकंड छोड़ें, इसको एक सेकंड छोड़ें, मैं अभी डिस्कस करता हूं डिटेल में। आप जरा एक चीज बताएं, कहीं से डेटर्स ढूंढे, कहीं से डेटर्स ढूंढे, बताएं ये जो 31 जुलाई 7 के डेटर्स दिए हुए ये वाले, जिसमें से फिर ली बी और रिमेनिंग है, ये 3 2 4 5 6 डेटर के लेजर में एज एन अनएडजस्टेड यू के तौर पे लिखूं या सी डी मीन सी के तौर पे लिखूं? यू सी, यू लिखो इसे या सी लिखो? हाँ, ये भी हो सकता है यार, ये अनएडजस्टेड है यार। मिस्टर हसान, मिस्टर मुजम्मिल, मिस्टर मनीब, मिस्टर जहूर, मिस्टर मोईद, मिस्टर मुसलमान, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये बीडी है और ये बीडी है। ज़ुहैब, व्हाट्स गोइंग ऑन सर, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? सची क्या हो रहा है? क्या ये 7,23,000 की एंट्री हो नहीं गई रोट ऑफ? अभी तो आप लोग कह रहे थे सारे रोट ऑफ, तो क्या ये फाइनल सीडी नहीं है? क्या ये फाइनल सीडी नहीं है? क्या अगर अलाउंस रहता है, क्या ये अलाउंस अगर रहता है तो ये अनएडजस्टेड हो गया? क्या अलाउंस एडजस्टेड सीडी इसमें नहीं बनता? ये क्या कर रहे हैं आप लोग प्लीज? क्या ये एडजस्टेड नहीं है? क्या ये एडजस्टेड नहीं है? क्या ये एडजस्टेड बैलेंस नहीं है? क्या हमने अकॉर्डिंग टू सवाल इसमें कोई एंट्री करनी है? नहीं करनी, हमने सिर्फ इसके से रेट मल्टीप्लाई करके सिर्फ अलाउंस बनाने। ये खास तौर पे जिनके मैंने नाम बोले प्लीज दोबारा, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, यस नो? सर कंसंट्रेशन के बगैर ये काम कैसे होना है? ये तो जुल्म किया आप लोगों ने। एक चीज सोच के मुझे बतानी है, जरा अगली सुने, जरा अगली सुने। क्या ये बैलेंस निकालने से पहले बैड डेट्स इस लेजर में आ चुके हैं? आ चुके हैं? तो अगर बेटा ये आ गए हैं, अगर ये आ गए हैं, अगर बेटा ये आ गए हैं, आई नीड 100% पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीबडी। अगर ये आ गए हैं तो क्या ये डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस नहीं है? और हसन साहब ओपनिंग नहीं फाइंड आउट हो सकता क्या ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ बैड डेट्स ही हैं? क्या सेल वगैरह की कोई वर्किंग नहीं हो सकती इसमें सर? हसन, सेल इसमें नहीं होगी, ओपनिंग नहीं, अनएडजस्टेड निकाला जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन बेटा मेरा एक सवाल है, ठीक है अब छोड़ दें, सब कुछ रुक जाए, सब रुक जाए, सब रुक जाए, सब रुक जाए, सब रुक जाए। क्या एग्जामिनर ने जो अपने पास बैड डेट अकाउंट बनाया होगा उसमें 723,000 लिखा होगा? लिखा होगा, ऑब्वियसली लिखा होगा, वो एंट्री कर चुका है। अब अगर एग्जामिनर हमसे ये बैड डेट अकाउंट मांगे, मेरी बात फुल कंसंट्रेशन सुननी है, हमसे अगर ये बैड डेट अकाउंट मांगे,
हमसे मांगे कि बैड डेट अकाउंट बना के दिखाएं, तो जो एंट्री उसने लिखी हुई है, क्या मैं लिखूं या मैं ये कह के छोड़ दूं कि ये तो उसने पहले ही लिखी हुई है? क्या मैं इस 723,000 को यहां लिखूं? जी ठीक है, आप में से बहुत से हजरात कह रहे हैं लिखी हुई है। उस आपने में से बहुत सारे लोगों ने कहा उसने लिखी हुई है। जरा गौर से लेजर देखें, उसने तो बेटा सारे सवालों का आंसर अपने पास लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में पेपर आएगा, उसने सारे पेपर का सॉल्यूशन अपने पास बना के रखा होगा। आप राशिद, मिस्टर राशिद एंड एवरीबॉडी एल्स, जरा गौर से देखें, मैंने ये जो सर्कल बनाया लेजर में, आपको लिखी नजर आ रही है? क्या एग्जामिनर को हम ये कह देंगे कि सर जी आपने लिखी हुई है और हमने नहीं लिखनी? हमने ऑब्वियसली दोबारा नहीं लिखनी, लेकिन ये लेजर हम तो पहली दफा बनाने लगे हैं। तो क्या आपको यहां लिख के दिखाऊं, या एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। एक मिनट। असल में जो नई चीज है वो क्या है? मैं हरगिज ये डेटर अकाउंट में ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख के ऐसे नहीं सकता मैं, ये गलत है। मुझे अगर डेटर अकाउंट भी बनाने को कहा जाए, मुझे डेटर अकाउंट अगर बनाने को कहा जाए, फर्ज करें, तो मैं कैसे बनाऊं? राइट ऑफ की एंट्री हो चुकी है, ये एडजस्टेड बैलेंस है। अगर मुझे कहा जाए वो लेजर बना के दिखाएं जो एग्जामिनर ने बनाया हुआ है, तो क्या मैं यहां दिखाऊं कि यहां लिख के उसने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया है? क्या मैं इसे यहां दिखाऊं अगर मुझे ये डेटर का अकाउंट बनाना पड़ जाए? तो क्या अगर मैंने उसको दिखाना एग्जामिनर को, तो मैं उसे बताऊं कि यहां 323,000 हो चुका है और यहां भी हो चुका है, देयरफॉर ये बैलेंस एडजस्टेड है। जी मिस्टर उजैर, ओके है? एक दफा दोबारा बता दें, ओके है? मेरी बात समझ आइए कुछ? अब्दुल्ला जुल्म है यार। मिस्टर उजैर, अब क्लियर? अब्दुल्ला आप साइड जाएगा तो आपकी बात पर मैं जवाब देता हूं। जी माय डियर, एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक एक दोबारा सुनिएगा। एग्जामिनर ये एंट्री कर चुका है, रोट ऑफ पास्ट टेंस में कर चुका है, हमें दोबारा नहीं करनी। मैं ये दोबारा नहीं कर रहा। मैं ये एंट्री, मैं एज अ स्टूडेंट ये एंट्री, मैं ये स्टूडेंट एज एन एंट्री कर रहा हूं। वो वाली एंट्री जो हो चुकी है वो एग्जामिनर को दिखा रहा हूं कि हाँ हमें पता है आपने ये एंट्री कर ली है, लेजर में तो आनी है, लेजर में तो आनी है। हाँ ये जो बैलेंस है हमने इसको नहीं बदलना है, क्योंकि अगर ये एंट्री हो चुकी है तो दिस इज एन एडजस्टेड बैलेंस, नॉट एन अनएडजस्टेड बैलेंस। तो डेफिनेटली ये लेजर हमने हमसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने अगर वो मांगे ना तो फिर आपने बनाना तो नहीं है। वर्किंग्स में बना इसलिए लेते हैं कि जरा आपको दोनों इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे। अब आई होप मिस्टर हमजा एज वेल एज एवरीबडी कोई कंफ्यूजन नहीं रही मेरी बात में। एक दफा जरा सारे मुझे बता दें यस नो में, वाई या एन में, कि कोई इश्यू तो नहीं अब रह गया? सब लोग अपना अपना बता दें। देन माय डियर, एक आखिरी काम कर लें, स्पीड अप हो जाए। जब ये काम हो जाते हैं तो अब वही रूटीन है। क्या अब क्लोजिंग एडजस्ट बैलेंस आ गया, एडजस्टेड बैलेंस अवेलेबल है। हम ये डेटर का लेजर पूरा कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता सेल कितनी है, हमें नहीं पता सेल रिटर्न कितनी है, और अगर हम ये कहें सेल हुई नहीं है सिर्फ बैड डेट हुए, ये भी मुनासिब नहीं है।
तो हम बीडी नहीं निकाल सकते। हाँ, अनएडजस्टेड निकाल सकते हैं, उसकी जरूरत कोई नहीं है। और एग्जामिनर ने ये लेजर हमसे मांगा भी नहीं है, हमसे अलाउंस मांगा गया है जिसके लिए हमें क्लोजिंग का पता होना चाहिए था। आए एक वर्किंग करें क्लोजिंग अलाउंस। लेकिन अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो जाएं तो फिर एक थोड़े से मेरे वर्ड सुन लें जो आगे फिर बार बार यूज होने हैं। मैं एक दफे कोशिश करता हूँ उन्हें बोल बोल के आपके सामने गेम शुरू कर दूं। अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस की वर्किंग में आ जाए, हेडिंग बना लें वर्किंग्स में क्लोजिंग अलाउंस। जो मैं चीजें बोलूंगा आप पहले अप्लाई करना सीख लें, फिर ये सब कुछ आपके पास इसी क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन उसको पढ़ने की बजाय पहले मेरी बातों पे फोकस करना है आपने। अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों अलाउंस बनाने हो तो पहला स्टेप होता है क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस। जो मैं बोलूंगा इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस, व्हाट डज इट मीन्स? लुक एट योर क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर, अलाउंस की वर्किंग कब होती है? जब सही सीडी डेटर्स का आ चुका हो। तो किन पे अलाउंस बनाना है? ली, बी, ई। ली का बैलेंस कितना है? 230। 230 के बाद 562,000, 56,000। ये लीक बीई के रिसीवेबल्स हैं। अगर स्पेसिफिक अलाउंस की परसेंटेज ना दी हो तो क्वेश्चन के नीचे एक नोट लिखा हुआ था, दोबारा पढ़ लें। अगर वो बताए 50% बनाना है, 20% बनाना है, 5% बनाना है, 2% बनाना है, अकॉर्डिंगली बनाएंगे। नहीं पता तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि 100% डाउट है इन पर्सन पे। तो क्योंकि 100% डाउट है इसलिए जितना जितना रिसीवेबल है उतना 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 ही स्पेसिफिक अलाउंस भी है। क्या ये हमेशा से ही होगा? जरूरी नहीं। अगर ये 50%, 20%, 10% रेट्स हो तो अकॉर्डिंगली अलाउंस की फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे व्हाट इज द टोटल स्पेसिफिक अलाउंस? 8,48,000। एनी कंफ्यूजन इन माय स्टोरी यहां तक? अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो रहने दें। अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बार बार आपको तंग करना भी मुनासिब नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक और जनरल अलाउंसेस दोनों हो तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस। देन बेटा सेकंड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देन आपने क्या करना है? डिडक्ट द बैलेंस ऑफ कस्टमर्स। अब मैं ये इंग्लिश में पहले बोल तो रहा हूं लेकिन फिर अप्लाई करके दिखाता हूं। डिडक्ट जो बैलेंस ऑफ कस्टमर्स जिन पे आपने स्पेसिफिक अलाउंस बना ली है फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। मतलब अब आपने क्लोजिंग डेटर्स ढूंढने, कितने हैं? 32456000। देन फिर आपने क्लोजिंग डेटर्स में से क्या करना है? वो बैलेंसेस लेस कर देने हैं ऑन विच, बैलेंस ऑन विच स्पेसिफिक अलाउंस इज क्रिएटेड। एक वर्किंग हो रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू रह जाता है, कंफ्यूजन सही दूर कीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेस स्पेसिफिक अलाउंस। बाई चांस ये फिगर्स फिलहाल सेम तो हैं लेकिन ये डेटर्स का टोटल बैलेंस है। तो बैलेंस में से अलाउंस स्पेसिफिक वाला लेस नहीं करना, बल्कि क्या करना, पूरे वर्ड्स अगर बोले जाए देखे, डिडक्ट क्या, लेस क्या, बैलेंसेस कौन से जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बना लिया हो। लेकिन ये बैलेंसेस और ये अलाउंस सेम इस वजह से हैं, 100% है, लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होगा। लेकिन हमने क्या माइनस का है? वो बैलेंसेस, ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या हो जाए। गौर से सुनिएगा मेरे अगले वर्ड्स। इससे लेस करके क्या होगा? हमारे पास स्टेप नंबर 3 में वो बैलेंसेस आ रहे हैं, बल्कि स्टेप नंबर 3 भी रहते हैं नंबर। फिर यहां से यहां तक क्या होगा? हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे।
जिन पे फिर हमने जर्नल अलाउंस क्रिएट करना है। क्या किया, टोटल डेटर्स का क्लोजिंग, उनमें से लीबीई का क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दिया, ताकि कौन से बैलेंसेस आ जाएं, रिमेनिंग डेटर्स के बैलेंसेस आ गए। रिमेनिंग बैलेंसेस हमारे पास कैलकुलेट हो गए स्टेप नंबर 2 में। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 बना लें। फिर क्या करें, जो रिमेनिंग बैलेंस आ गया है इसको मल्टीप्लाई करें, फिगर ढूंढे, सवाल में ढूंढे, परसेंटेज ढूंढे। फिर आप क्या करेंगे, जर्नल अलाउंस का रेट ढूंढेंगे जो इस क्वेश्चन में 2% दिया हुआ है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रिमेनिंग डेटर्स को 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालें आंसर क्या आता है, निकालें 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 632,160, बिल्कुल ठीक है उजैर, सही कह रहे हो। ठीक है अपना बताइएगा, बस रहने दें। तो अब ये कौन सा अलाउंस आ गया था, स्पेसिफिक अलाउंस, सॉरी पहला वाला। फिर स्टेप नंबर 3 पे कौन सा अलाउंस आ गया, जर्नल अलाउंस। और लास्ट स्टेप फिर क्या होना चाहिए, टोटल अलाउंस शुड बी सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट, व्हाट एंड व्हाट एंड व्हाट। स्पेसिफिक अलाउंस 848 प्लस जर्नल अलाउंस इज इक्वल टू टोटल क्लोजिंग अलाउंस 1480160। जस्ट एक मिनट के लिए, मेरे पूरे स्टेप सुने जरा। नंबर 1 क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस, नंबर 2 क्लोजिंग डेटर्स उठाएं, उसमें से वो बैलेंसेस लेस कर दें जिन पे स्पेसिफिक अलाउंस बनाया गया है, ताकि वो रिमेनिंग डेटर्स कैलकुलेट हो जाएं, जिन पे फिर आप जनरल अलाउंस बना लेंगे। और फिर स्पेसिफिक और जनरल अलाउंस को प्लस करके आपके पास टोटल क्लोजिंग अलाउंस का सम आ जाएगा। फिर क्या इसका करेंगे, वही करेंगे जो रोज करते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। काइंडली यहाँ तक नोट करें, और मेरे कोई वर्ड्स अभी समझ ना आए हो तो यकीनन मुझे बता दें। ये आसान ही किस चक्कर में पड़ गए हैं सर, परसेंटेज के मुताबिक भी डाउट हो सकता है, तो अगर लेकिन परसेंटेज ना पता हो तो आप बताएं फिर कितने परसेंट डाउट है। जी मिस्टर हसन खान, अगर परसेंटेज नहीं बताई उसने ली भी की, तो परसेंटेज आप बताएं। मजबूरन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 2% कहेंगे, तो आप कहेंगे 3 क्यों नहीं, 4 5 क्यों नहीं, बस 10 20 क्यों नहीं, 15 30 क्यों नहीं। मजबूरन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम 100% अलाउंस अज्यूम कर लेंगे कि सारा मसला परसेंटेज माइनस करके माय डियर क्या करनी है, अमाउंट में से अमाउंट ही माइनस करेंगे। जी क्योंकि अब्दुल्ला नई चीज आ गई बीच में, स्पेसिफिक अलाउंस आ गया। अगर हम स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस किए बगैर रेट मल्टीप्लाई कर दें तो लीबी जी पे स्पेसिफिक अलाउंस के साथ साथ जनरल अलाउंस भी बन जाएगा। अगर मैं 848,000 को इसमें से माइनस ना करूं और इस पे रेट लगा लूं, तो लीबी ई पे अलाउंस भी बना लिया हमने स्पेसिफिक वाला, और फिर जनरल वाला फिर बन जाएगा। तो क्या लीबी ई पे स्पेसिफिक और जनरल दोनों डाउट्स हैं, ऐसे नहीं है। अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक है, और अगर जर्नल है तो जर्नल है। वरना अगर फर्ज करें मैंने 100% अलाउंस बना ली है, 2% और बन जाए, तो ये तो 102% तो डाउट नहीं ना हो सकता। तो इसलिए सर जी 100% डाउट तो परसेंटेज पर होता है। ये वैसे किन चक्करों में पड़ गए आप, डाउट पर्सन पे होता है। हाँ कितने परसेंट डाउट है, अगर वो पता नहीं है तो 100% है, वो मजबूरन। बेटा राशिद गलत है, जब हो जाएगी बात फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आगे ना जाया करें प्लीज। जी मिस्टर हसन, डाउट तो परसेंटेज पर नहीं होता, डाउट पर्सन पे होता है। और डाउट फिर किस पर्सन पे कितने परसेंट है, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में एग्जामिनर बताएगा। और अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर मजबूरन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी अमाउंट है उतना ही डाउट है, वो सारी अमाउंट डाउट पे है। जी तलाल साहब, ये 848 प्लीज स्पेसिफिक अलाउंस प्लस जनरल अलाउंस इज इक्वल टू टोटल अलाउंस। जी अब्दुल्ला थोड़े से वर्ड आपके गलत हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। लीबीई का बैलेंस अलाउंस नहीं, लीबीई का अलाउंस नहीं, लीबीई का रिसीवेबल इस टोटल रिसीवेबल में है। आप क्वेश्चन पढ़ें, उसे का लिस्ट जब रिव्यू लिस्ट के मुताबिक पहले उसने बैलेंस बता दिया, तो जितने डेटर्स हैं उनका बैलेंस मौजूद है।
तो उसमें से अगर ली बी का बैलेंस माइनस करेंगे तभी रिमेनिंग आएंगे। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला जी, मैं इंशाल्लाह हसन हमेशा माइनस करूंगा, ये अमाउंट हमेशा माइनस करेंगे तभी रिमेनिंग डेटास आएंगे। सर हुक्म करें सर, डेटर वाले लेजर में हमजा क्या समझना आपने प्लीज। डेटर्स के लेजर में बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके हैं, देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टेड है, और क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टेड है, राइट ऑफ एंट्री हो चुकी है, रोट ऑफ हो चुका है, तो हमें बस अलाउंस की वर्किंग करनी है। ठीक है मिस्टर हमजा, तो स्पेसिफिक अगर इशू है तो पूछ लें। ये आप सबने नोट कर लिया यहाँ तक? बेटा ये बड़ी जाती है सर, आप जिस फिगर्स पूछ रहे हैं सर, ये जो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास एक स्पेसिफिक अलाउंस आया था, स्पेसिफिक अलाउंस, तो टोटल अलाउंस बेटा तभी आएगा जब स्पेसिफिक में मिस्टर वजाहत जनरल अलाउंस ऐड होगा। ठीक है मिस्टर वजाहत साहब, तो टोटल अलाउंस अगर आपने निकालना है तो स्पेसिफिक अलाउंस जो पहले स्टेप पे आया था और जनरल अलाउंस जो थर्ड स्टेप पे आया, इसको जमा कर लें। ठीक है मिस्टर वजाहत जी 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 सर। जी माय डियर, फाइनली अब जो बाकी बातें हैं वो अल्लाह का शुक्र है वैसे ही हैं, वैसे का मतलब अब ये जो अनाउंस आ गया, ये इसकी हेडिंग आपने अगर देखी हो तो ये है क्लोजिंग अलाउंस, तो इसका बेटा सिंपली है, बाकी आखिरी काम वही है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह यूज टू होते जा रहे हैं होपफुली। ये आ गया क्लोजिंग अलाउंस, मींस इस वर्किंग में हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने क्लोजिंग अलाउंस फाइंड आउट कर लिया जो हेडिंग बनाई थी, तो इट इज टोटल क्लोजिंग अलाउंस 1480160। तो इसको अलाउंस के अगर लेजर में लिखा जाए 1480160, तो बाकी काम बेटा क्या रह जाएगा वही, अब लेजर बैलेंस कर लें, अब लेजर काइंडली टोटल कर लें, बैलेंस कर लें, और जो बैड डेट्स आए उन्हें बैड डेट्स के लेजर में ट्रांसफर करके फाइनल सीडी निकाल लें। हैड टू प्रोवाइडेड का मतलब रिकॉर्ड करना भी, अलाउंस बनाना, प्रोवाइडेड पूर्वीन के वर्ड से हैड टू बी प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड करना है, हैड टू बी प्रोवाइडेड, करना था, प्रोवाइड करना था। तो टोटल आप काइंडली फाइनल कीजिएगा, सही मिस्टर ओसामा, ठीक है। 1480160 क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, कुछ अलाउंस में इंक्रीज महसूस हो रहा है, फाइनली 1420 डिफरेंस बन रहा है 60,160। गौर से देखा करें लेजर। तो द ओनली थिंग इज कि अगर स्पेसिफिक और जनरल दोनों आ जाएं तो फर्स्ट क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस, देन फिर क्लोजिंग डेटर्स में से जिन बैलेंसेस पे आपने अलाउंस बना लिया है उनको लेस करके रिमेनिंग डेटर्स निकाल लें, और फिर उन पे वर्किंग करके जनरल अलाउंस बना लें, और फाइनली फिर जनरल और स्पेसिफिक को टोटल करके टोटल अलाउंस बना लें, और उसको क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर लिख के लेजर को बैलेंस कर लें। तो फाइनली डबल एंट्री ऑफ 60160 इज बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट। और इसका लास्ट अगर टोटल किया जाए तो 783, जरूर फाइनल करें सारी फिगर्स, 783,160 फाइनली इज द टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स जो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, जिसमें कुछ एक्चुअल जाएंगे और कुछ एस्टिमेटेड जाएंगे। जी सर, पहले हमें सिर्फ जनरल का पता था, आज एक नई बात प्लीज पता चली है कि समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स पे भी डाउट हो सकता है, तो देयरफॉर जर्नल और स्पेसिफिक अगर मिक्स हो जाए, कुछ लोगों पे स्पेसिफिक डाउट हो, कुछ पे जर्नल हो, तो फर्स्ट क्रिएट स्पेसिफिक अलाउंस, देन क्रिएट जनरल अलाउंस बाय कैलकुलेटिंग द रिमेनिंग डेटर्स, एंड फाइनली टोटल अलाउंस। एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी आई थिंक इज सेम। जी सर, जी अब क्लियर है सारा।
एक फाइनल जरा के रिस्पॉन्स दे दें। नहीं सर, श्योरिटी नहीं है, डाउट है। अगर आपको श्योरिटी है, अगर आपको श्योरिटी है कि बंदे ने पैसे नहीं देने फिर तो आप राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर डाउट है, डाउट लग रहा है पता नहीं दे या ना दे, तो फिर स्पेसिफिक अलाउंस बनाएंगे। अगर लग रहा है कंफर्म के भाग्य बंदा नहीं पैसे देगा, तो फिर मिस्टर मुमताज स्पेसिफिक अलाउंस नहीं बनेगा, राइट ऑफ बनेगा। लेकिन अगर अभी लग रहा है कि शायद दे दे शायद ना दे, महसूस होना शुरू हो गया कि शायद ना दे, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो फिर स्पेसिफिक अलाउंस बनेगा। 100% श्योरिटी नहीं है सर, 100% डाउट है। 100% अमाउंट पे डाउट है। डाउट ये है कि सारे नहीं देगा। 100% डाउट, 100% डाउट नहीं है ये, 100% अमाउंट डाउटफुल है। लग रहा है सारे नहीं देगा, ये नहीं है कि 100% नहीं देगा। ये है खतरा, ये है कि सारे शायद ना दे। 100% अमाउंट डाउटफुल है, 2% अमाउंट, 3% अमाउंट, ये नहीं है। हमें डाउट है कि सारे शायद ना मिले। ये मेरा सेंटेंस ठीक है हारिस? सारे शायद ना मिल सकें। एक है सारे नहीं मिलेंगे, तो वो तो राइट ऑफ कर देने चाहिए, एक्चुअल हो गए सारे नहीं मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। यहां लग रहा है शायद सारे ही ना मिल सकें। ओके हारिस? सर एक्सपेंस के लेजर में आना इसमें, मिस्टर तलाल एक्सपेंस के लेजर में रिकॉर्ड करना। एक एक्सपेंस रिकॉर्ड डेबिट हुआ है, हम क्योंकि लेजर बना रहे हैं, हमसे रिक्वायर्ड है, तो हमने तो डेबिट करना है ना। एग्जामिनर ने तो सारा कुछ डेबिट क्रेडिट पहले ही कर लिया होगा। ठीक है मिस्टर तलाल? बेटा आने से अगर बनना होता मैं जरूर बनाता है। डाउट हो तो अलग लेजर कौन सा बनेगा अलाउंस के नाम से। वजह साहब अब इस तरह की अकाउंटिंग सीखनी तो रहनी दें सर। राइट ऑफ का मतलब मैंने सर बताया था कि एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। अगर राइट ऑफ का मतलब जनरल अलाउंस होता तो मैं यकीनन बताता। राइट ऑफ का मतलब होता है एक्चुअल बैड डेट्स। जनरल अलाउंस का मतलब होता है कि पर्सन पे डाउट है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। जी बेटा राशिद अभी एक सेकंड है। बेटा मॉज प्लीज ऐसी हर वक्त जान ना चीजों से छुड़ाया करें। अब आप इस चक्कर में पड़ गए डेटर का लेजर क्यों बनाया? अगर आप नहीं बनाना चाहते आपकी मर्जी है, वर्किंग्स है। जी मेडियर फाइनली अभी एक काम रहता है, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो पहले जरा एक मिनट स्टेप के इनकम स्टेटमेंट के स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई ईयर 7 की वर्किंग है हमारे केस में। तो इस केस में अब अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ शायद डेटर्स की, सॉरी बैड डेट्स की जो अमाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगी। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम की भी। तो सिर्फ इसी तरह कर लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। बस आप ये मुझे फाइनल बता दें सोच के कि बैड डेट्स अब कल की हुई है आज ना हो, बैड डेट्स की अमाउंट बता दें कितनी आनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में 2007 में बैड डेट्स कितने नजर आने चाहिए, कितने नजर आएंगे बल्कि कहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है जी। बैड डेट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखना आपने, बिल्कुल ठीक है। 783 783 160, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ एक्सपेंस के एंगल से, एक्सपेंस के एंगल से एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ। डेबिट अमाउंट है ये। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर?
बट आप वर्किंग करके देख लें मिस्टर राशिद, अल्लाह का शुक्र हमारा तो यही आता है। 7,23,000 प्लस 60,160, चेक करके देख लें सर। ठीक है मिस्टर राशिद, प्लीज वर्किंग सही करें। देन माय डियर, इसके अलावा कोई और फिगर अवेलेबल नहीं है इनकम स्टेटमेंट की, तो इसके नीचे मुझे दूसरा काम करवाएं। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड मांगा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का है, तो इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स भी होने चाहिए, एक्सट्रैक्ट्स भी होने चाहिए। अब ये वर्ड्स भी ये रखने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता गेम आगे बढ़ाते चले जाएं। एज ऑन 31 जुलाई ईयर 7, एसेट्स में डेटर्स के सामने क्या अमाउंट बनेगी, क्या अमाउंट बनेगी? डेटर्स के सामने क्या अमाउंट आएगी अगर गौर से देखा जाए? 32 बिल्कुल ठीक है। एडजस्टेड क्लोजिंग आएगा, बाकी जितना नीचे हमने ब्रेकअप किया रिमेनिंग डेटर्स और ये सब वर्किंग्स में था, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, closing balance is deducted from the closing debtors in the statement of financial position. What is the closing allowance? 1480160. Allowance is a balance sheet item, debtors is a balance sheet item, or allowance is deducted from debtors to calculate the net debtors. net debtors जिन पे डाउट नहीं है, टोटल रिसीवेबल्स, उनमें से डाउटफुल रिसीवेबल्स एंड रिमेनिंग का मतलब होगा जिन पे डाउट नहीं, उन अमाउंट्स पे वो अमाउंट आ जाएंगी जिन अमाउंट्स पे के ना मिलने पे, जिन अमाउंट्स के मिलने पे हमें डाउट नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा आई थिंक 30,976,000. You finally at the end of the day, any confusion? सॉरी मेरी फिगर शायद ठीक नहीं है, जस्ट एक मिनट, ठीक कह रहे हैं आप लोग। 30,975,840, सॉरी, ठीक। एक फाइनल जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जब आप लोग लिख लेंगे, मुझे को एन का मैसेज भेज दें। देन माय डियर, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय आप लोग इस तरह करें, जरा बुक कर दें बंद और एक छोटा सा जरा कॉन्सेप्ट पहले लिख के समझें, फिर ही बात समझ आएगी। बुक बंद कर दें, काइंडली न्यू पेज। देखिए बेटा, समटाइम्स एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, पहले आप आराम से मेरी बात आराम से तसल्ली सुनिएगा। लेट्स अज्यूम कोई एक पर्सन है मिस्टर शाहिद। मिस्टर शाहिद से आपका 60,000 रिसीवेबल है, क्योंकि आपने मिस्टर शाहिद को गुड्स बेची हुई हैं और रिसीवेबल है, देयरफॉर डेबिट बैलेंस है, रिसीवेबल है हमारा, मिस्टर शाहिद से रिसीवेबल है। लेट्स अज्यूम मिस्टर शाहिद का एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मिस्टर शाहिद को गारमेंट सेल की हुई है, हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन सपोज हमें अपने बिजनेस में कुछ फर्नीचर रिक्वायर्ड था और शाहिद साहब का कोई फर्नीचर का बिजनेस भी था,
और हमने जो शाहिद साहब से फर्नीचर खरीदा हुआ है उसकी वजह से हमने शाहिद साहब को 40,000 पेएबल भी है, पे भी करना है, विच मीन्स हमारी लायबिलिटी भी है। मीन्स साइमल्टेनियसली there is a receivable of 60,000 from Mr. Shahid and there is a payable of 40,000 to Mr. Shahid। कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये कहना कि हो ही नहीं सकता ये भी शायद मुनासिब नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि एक ही पर्सन से रिसीवेबल भी हो और उसी पर्सन को पेएबल भी हो। यहां तक मेरी बात कुछ समझ आई है? देन बेटा कंसंट्रेशन का बस लेवल बढ़ा के रखिएगा आप लोग। देन बेटा यकीनन एक तो तरीका ये हो सकता है कि मिस्टर शाहिद से 60,000 रुपीज ले लिए जाएं, रिसीवेबल है हमारा, उसे कहा जाए शाहिद साहब 60,000 दे दें, हम 60,000 पकड़ लें और 40,000 पे कर दें, या इन अदर वर्ड्स 40 पे कर दें अलहदा और 60,000 रिसीव कर लें। तो एक तो ये हो सकता है कि अलहदा अलहदा इस रिसीवेबल और पेएबल को सेटल कर लें, 60 ले लें, 40 दे दें। लेकिन माय डियर एक और भी लॉजिकली काम हो सकता है। 60,000 लेना है, सॉरी 60,000 रिसीवेबल है, 40,000 पेएबल है, 60,000 रिसीवेबल है, प्लीज डेबिट बैलेंस है, 40,000 पेएबल है, मींस रिसीवेबल है, मींस शाहिद साहब डेटर भी हैं, डेटर शाहिद भी है और शाहिद साहब क्रेडिटर भी हैं। तो एक लॉजिकल काम और क्या हो सकता है, हमने 60,000 लेना भी है, 40 देना भी है। इन दोनों फिगर्स को आपस में वर्ड सुने गौर से, नेट कर लें, नेट ऑफ कर लें, नेट ऑफ कर लें। नेट ऑफ को कहते हैं सेट ऑफ कर लें, वो वर्ड छोड़ दें, एसेट और लायबिलिटी को आपस में नेट कर लें, नेट कर लें, नेट कर लें। आप मुझे ये बताएं, ईमानदारी का तकाजा बताएं, क्या नेट करके पेएबल 0 हो जाएगा और रिसीवेबल 20,000 रह जाएगा? यहां तक एग्जांपल जरा नोट करें, यहां तक काइंडली एग्जांपल जरा नोट करें और काइंडली वो सब कुछ लिखें एज एन एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या 60,000 रिसीवेबल 40,000 पेबल आपस में कैंसल आउट किया जाए तो पेबल 40,000 रुपए से कम होके 0 हो गया है और रिसीवेबल 60,000 रुपए से कम होके 20,000 रह गया है। लिखते जाए, मेरी भी सुनते जाए, छोड़ दे, अभी ना आंसर दीजिएगा, मैं दोबारा आंसर तब दीजिएगा जब मैं कहूंगा। नोट करते जाए। क्या आपस में सेटअप करने से रिसीवेबल और पेबल दोनों 40,000 से कम हो गए हैं? मेरा वर्ड गौर से सुनिएगा, क्या रिसीवेबल भी 40,000 कम होके 20 रह गया है और क्या पेबल भी 40,000 कम होके 0 हो गया है? क्या पेबल और रिसीवेबल दोनों दोनों 40,000 से कम हो गए हैं? रिस्पॉन्स है? देन बेटा क्या मैं ये वर्ड्स इस तरह भी बोल सकता हूं, फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट,
हमने जब अकाउंटिंग सीखी थी तो इंक्रीज डिक्रीज को डेबिट क्रेडिट का नाम दिया था। क्या मैं कह सकता हूं कि डेटर 40,000 से कम होने का मतलब क्रेडिट हो गए हैं? डेटर शाहिद जो है 40,000 से कम होके क्रेडिट हो गया है, और क्रेडिटर शाहिद वाला बैलेंस 40,000 से डेबिट होके कम हो गया है। क्या क्रेडिटर शाहिद भी डेबिट हो गया है और क्रेडिटर डेटर शाहिद भी कम हो गया है? क्या दोनों 40,000 से क्रेडिट हो गए, डेबिट क्रेडिट हो गए हैं? क्या फाइनली बेटा मैं कह सकता हूं, सुने 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 सुने, यस मिस्टर जिशान, मिस्टर सुहेब, मिस्टर हमजा, यस आंसर बनता था माय डियर मिस्टर सुहेब। शुहेब प्लीज मेरी एक एंट्री सुने, सुने सुने माय डियर सुने। क्या इस स्टोरी में डबल एंट्री ऐसे तो नहीं होगी? क्रेडिटर शाहिद डेबिट, क्रेडिटर शाहिद डेबिट, creditor Shahid debit by 40,000। remember decrease increase के लिए डेबिट क्रेडिट वर्ड है। डेट क्रेडिटर शाहिद डेबिट 40,000 एंड डेटर शाहिद भी क्रेडिट। क्या रिसीवेबल और पेएबल दोनों डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे 40,000 ईच से? डबल एंट्री लिख के फाइनल रिस्पॉन्ड। ओके, 20 से सारी इसलिए नहीं की है क्योंकि 20 से कभी ना आज तक पहले की है ना आज इंशाल्लाह करेंगे। एंट्री हमेशा उतने से होती है जितने से एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों। 20,000 तो बच रहा है, 20,000 तो लेजर में कैलकुलेट होता है, जीरो तो लेजर में कैलकुलेट होगा। सीडी बैलेंसेस, एडजस्टेड सीडी बैलेंसेस, अब डेटर का 20,000 और एडजस्टेड क्रेडिटर का बैलेंस अब जीरो है। बैलेंसेस लेजर में कैलकुलेट होते हैं मिस्टर मोहम्मद, और एंट्रीज इंक्रीज डिक्रीज से होती हैं। डेटर का एडजस्टेड सीडी अब 20,000 होगा और क्रेडिटर्स का एडजस्टेड सीडी आफ्टर दिस एंट्री जीरो होगा। जी मिस्टर मोहम्मद समथिंग, नाम आपका नहीं आ रहा, सॉरी। बट अब यार बड़ा जुल्म है यार ये जो आपने सवाल किए। क्या इस एंट्री से पहले डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री नहीं हुई होगी? क्या इस एंट्री से पहले परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर एंट्री नहीं हुई होगी? क्या ये मैं कुछ जादू सिखा रहा हूँ माय डियर, कि 60,000 डेबिट वैसे ही आ गया है और 40,000 क्रेडिट वैसे ही आ गया है? क्या हमें नहीं पता ये 60,000 डेबिट क्रेडिट कैसे आया होगा? पहले सेल और परचेज की डबल एंट्री हुई होंगी। तो क्या सेल 60,000 ही है, परचेज 40,000 ही है? यस, लेकिन पेएबल और रिसीवेबल कट के बस 20,000 रह गया है। इस वजह कुछ तो हिम्मत करें यार, इस तरह माय डियर कभी बात नहीं बन सकेगी। देन माय डियर ये जो एंट्री मैंने की है, इस एंट्री को अकाउंटिंग में कहते हैं सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ भी इसके लिए वर्ड है, सेट ऑफ, नेट ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड है सेट ऑफ। और इसको कहते हैं, इसको एक और अच्छा सा नाम इसका ये है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कॉन्ट्रा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को आपस में काट देना। उसको सेट ऑफ भी कहते हैं, कॉन्ट्रा भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रा मींस एक डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को अगर आपस में काट दिया जाए, नेट कर दिया जाए, तो ये कॉन्ट्रा एक वर्ड होता है, अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। तो दिस एंट्री इज कॉल्ड एज सेट ऑफ या कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मींस आपस में कैंसल आउट कर देना। लेकिन क्या ये तो नहीं होना चाहिए कि मिस्टर शाहिद का रिसीवेबल मिस्टर अली के पेबल से कॉन्ट्रा हो जाए? हरगिज नहीं। ये एंट्री सिर्फ कब होगी जब साइमल्टेनियसली एक ही पर्सन से पैसे रिसीवेबल भी हैं और उसी को पैसे पेएबल भी हैं। ये नहीं आप कर सकते किसी का रिसीवेबल किसी के पेएबल में से अपनी मर्जी से काट दें, किसी के रिसीवेबल को किसी के पेएबल से अपनी मर्जी से काट दें। सेम पर्सन से अगर पैसे रिसीवेबल और पेएबल हो तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है।
हाँ, अगर कोई किसी के साथ एडजस्ट करवाना चाहे वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन सेम पर्सन अनलेस इजाजत मिल जाए कि हाँ जी कॉन्ट्रा हो सकता है, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मेरी बात सबको क्लियर है फाइनली? एक जरा फाइनल अगर रिस्पॉन्स हो जाए सिर्फ वाई या एन में। देन बेटा इसी को अब हम रिमेनिंग जो टाइम रह गया 15 मिनट अभी हमारे पास है, जरा एग्जाम्पल से, दो और एग्जाम्पल से जरा बात करो, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखे। लेट्स अज्यूम अनदर पर्सन बाय द नेम ऑफ मिस्टर, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मुबीन। मुबीन साहब से हमने 4 लाख रिसीव करना है, रिसीवेबल है, और लेट्स अज्यूम मुबीन साहब को 5 लाख पेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको कॉन्ट्रा करें जरा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब पहले स्टेप पे काटें। काटने से गौर से देखें, जिंदगी में कभी कोई 2 नंबरी करवाना चाहे तो कभी नहीं मानना। लॉजिकल देखें, मैं अगर कह भी दूं लाख रिसीवेबल बचता तो गलत है, आप कभी नहीं मानेंगे। रिसीवेबल 0 हो गया। अब ईमानदारी का तकाजा ये है कि मिस्टर मुबीन को नेट करके 1 लाख दिया जाए, और जब तक आप नहीं देंगे 1 लाख अब आपका पेएबल है। सॉरी, ये सही काटा मैंने। 4 लाख 0 हो जाएगा, और 5 लाख की जगह 1 लाख रह जाएगा। बताएं एंट्री में 0 से करूं, एंट्री में लाख रुपए से करूं, या एंट्री में 4 लाख रुपए से करूं, या 5 लाख से करूं? कितने से एंट्री करूं? क्या रिसीवेबल और पेएबल दोनों माय डियर? ना माय डियर, लाख नहीं अली हमजा, जाने दे यार, जाने दे राशिद, क्या मजाक हो रहा है? ये क्या मजाक है मिस्टर शेब, ये क्या जुल्म हो रहा है? 0 से एंट्री करें। क्या रिसीवेबल और पेएबल बेटा दोनों नहीं बेटा प्लीज, क्या रिसीवेबल और पेएबल दोनों 4-4 लाख से कम हो रहे हैं? प्लीज, जिन्होंने कोई अदरवाइज मुझे आंसर बताया 4 लाख के अलावा, वो बेटा दोबारा रिस्पॉन्ड करें। तो डेटर से रिसीवेबल 4 लाख से कम होके मींस क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिटर को पेएबल भी 4 लाख से कम होके डेबिट हो रहा है। डबल एंट्री बनाएं, क्रेडिटर मुबीन डेबिट एंड डेटर मुबीन क्रेडिट। कितने से? 4 लाख से। प्लीज, ये डेबिट क्रेडिट का मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता था यार। एसेट बढ़ रहा है डेबिट, इनकम कम हो रही है डेबिट, इनकम बढ़ रही है क्रेडिट। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज, रिसीवेबल कितने से कम हो रहा है? 4 लाख से कम होकर 0 हो गया यार, और पेएबल भी 4 लाख से कम होके लाख रह गया है। तो 4 लाख से रिडक्शन आ रही है एसेट और लायबिलिटी दोनों में। तो एसेट कम हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट। 100% क्लियर माय डियर? तो यहां तक बेटा अगर हम रुक के एक छोटी सी चीज एनालाइज करें तो वो क्या है? कंसंट्रेट कीजिएगा माय डियर, कंसंट्रेट माय डियर, फुल कंसंट्रेट। अगर हम ये दोनों अपनी एंट्रीज देखें तो पहली एंट्री भी सेम है और दूसरी एंट्री भी सेम है, क्रेडिट डेबिट डेटर क्रेडिट। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो पहली एंट्री 40,000 से हुई हुई है, जो रिसीवेबल और पेएबल दोनों में से लोअर अमाउंट थी। लोअर अमाउंट 40,000, 60,000, 40,000। और दूसरे केस में भी जो लोअर अमाउंट थी, इस केस में रिसीवेबल, उस अमाउंट से एंट्री हुई हुई है।
तो कॉन्ट्रा एंट्री चाहे रिसीवेबल ज्यादा हो चाहे पेएबल ज्यादा हो, रट्टे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत रह जाती है, पड़ जाती है, तो बाकी ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा चीज अगर याद रखी जा सके तो क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा होती है क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, चाहे रिसीवेबल ज्यादा हो चाहे पेएबल ज्यादा हो, और जो भी अमाउंट इन दोनों में से कम होगी, रिसीवेबल की कम हो 4 लाख और अगर पेएबल की कम हो फर्स्ट एग्जांपल में तो 40,000, ये कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा होती है क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट और लोअर ऑफ द टू अमाउंट्स की बेस पे होती है। एक मैं एग्जांपल अभी और भी करवाता हूं, यहां तक मेरे ये वर्ड हजम होते हैं, लोअर ऑफ द बोथ अमाउंट से होती है। बिल्कुल जोहेब साहब गलत है ये, अगर ये कहना होता मैं कह देता पैसे देने से नहीं, अगर देने से होती तो 5 लाख से होनी चाहिए थी सेकंड एग्जांपल में, पैसे देने से नहीं, पैसे देने हो या लेने हो, जो उनमें से लोअर अमाउंट होगी, पहले एग्जांपल में 40,000 लोअर है, पेएबल लोअर है, दूसरी एग्जांपल में रिसीवेबल लोअर है, तो 40,000 से पहले केस में एंट्री हुई, दूसरे केस में 4 लाख हुई। जी मिस्टर जोहेब, मेरी भी कोई बात समझ आई है? सुहेब, सॉरी एस से है, पता नहीं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, बाद में आप इतराज करते हैं। देन माय डियर एक थर्ड एग्जांपल देखें। लेट्स अज्यूम कोई मिस्टर हमजा है, $50,000 is receivable and 50,000 is payable। आप फंसेंगे? हरगिज नहीं फंसेंगे, बिल्कुल सिंपल सी गेम है। इसे कॉन्ट्रा करके बताएं, कॉन्ट्रा मीन सेट ऑफ करके बताएं, क्या बचा? बचा क्या, बचा क्या, बचा है क्या? जीरो, जीरो। बताया एंट्री लोअर से होगी, तो 50-50 में से लोअर क्या है और हायर क्या है? बताइए लोअर क्या है? अब लोअर भी वही है, हायर भी वही है, तो सेम है, ये इज इक्वल टू है, दोनों सेम है। तो नॉर्मली लोअर से होती है और अगर सेम हो तो सेम से होती है। तो क्या एंट्री करूं सर, एंट्री क्या करूं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्रेडिटर हमजा डेबिट, डेटर हमजा क्रेडिट, क्या रिसीवेबल और पेएबल दोनों 50,000 से कम हो गए? यस माय डियर, 50,000 से कम हो गए। तो प्लीज ये जो बैलेंसेस बच रहे हैं ये एडजस्टेड बैलेंसेस लेजर में आएंगे, रिसीवेबल के लेजर में 50,000 क्रेडिट होके जीरो हो जाएगा और पेएबल के लेजर में 50,000 डेबिट होके जीरो हो जाएगा। ठीक है मिस्टर जहूर शाह साहब? जी माय डियर, कोई इशू किसी बात का रह गया इस स्टोरी में? तो कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा क्या होती है? क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट, और हमेशा किस अमाउंट से होती है? जो लोअर हो, अनलेस फिगर सेम हो, तो इस केस में जो सेम अमाउंट होगी उसी से हो जाएगी। लेकिन अगर अमाउंट्स अगर डिसिमिलर हो तो लोअर अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। कोई एतराज? जी ये लाइन लिख लेते हैं सर, बिल ठीक है। फाइनल कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन स्टोरी की ये है, जी काश आपने बात समझी होती सर। जीरो तभी होंगे जब हम एंट्री करेंगे 50,000 से। जीरो करने के लिए हमें 50,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। कंक्लूजन बेटा इसकी एक, कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा होगी
क्रेडिट है डेबिट और डेटर क्रेडिट, फिर जो भी उनका नाम होगा वो साथ लिखेंगे हम। एट lower of the two balances unless amounts are equal। जी ठीक है मॉस। जी डियर, कोई और कंफ्यूजन किसी के साथ? चलो बेटा, आज की डिस्कशन फिर अब टाइम खत्म हो रहा है, हम अपनी यहीं तक बस खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हमारी नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी सर। जी चक्कर आने लगे हैं सर, तो इसलिए हसन आज की बात खत्म करते हैं। हसन, कल हमारा नॉर्मल टाइम क्या है, सबको पता है कल का नॉर्मल टाइम? तो नॉर्मल टाइम कल का बता दें। होमवर्क बेटा अभी रहने दें, आप इन्वेंट्री को फोकस करें एक दिन और, अभी इसका रहने दें तकरीबन 2 बजे सर। नहीं कल बेटा रिवीन क्लास रहने दें। जी सर अब कोई छुट्टी नहीं सर, अब इंशाल्लाह पेपरों के बाद छुट्टी होगी। तो कल इंशाल्लाह नॉर्मल क्लास सिर्फ रखेंगे 2 बजे, ठीक है? इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी कल मेरा ख्याल रिवीन क्लास रहने दें, वो मंडे को दोबारा हो जाएगी फिर। तो आप लोग अपनी इन्वेंट्री फाइनल कर लें कल। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट। जी अगर उसमें कोई गलती होगी तो ठीक करवा देंगे वो मुमताज, मिस्टर मुमताज हुसैन। तो वो हमजा फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, आप रिवीन क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन पहले इन्वेंट्री खत्म हो लेने दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।